एक रोज की बात है जब चित्तौड़ का दरबार अपनी पूरी शान और शौकत से जगमगा रहा था। मंत्री अपने पदों पर आसीन थे, सामंत अपनी पूरी आन बान से बैठे थे और राजा रतन सिंह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि सुदूर देश से आया एक व्यापारी महाराज के दर्शन करना चाहता है। आज्ञा मिलते ही वह व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। उसके पास एक से बढ़कर एक नायाब तोहफे थे, फारस के गलीचे, चीन का रेशम, अरब के इत्र। लेकिन उसने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसी जीवित कलाकृति लाया हूँ, एक ऐसा नगीना जो आपके इस भव्य दरबार की शान में 4 चांद लगा देगा और जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। यह कहकर उसने अपने सेवकों को इशारा किया जो एक खूबसूरत नक्काशीदार सोने के पिंजरे को लेकर आगे बढ़े। पिंजरे पर एक रेशमी मखमली पर्दा था। पूरे दरबार में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। राजा रतन सिंह ने पर्दा हटाने का इशारा किया। जैसे ही पर्दा हटा, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अंदर एक अद्भुत अलौकिक तोता बैठा था। उसके पंख ऐसे थे मानो किसी चित्रकार ने इंद्रधनुष के सारे रंग लेकर उसमें भर दिए हों। उसकी आंखें छोटे छोटे काले मोतियों की तरह चमक रही थीं। राजा मुस्कुराए, वाह, है तो बहुत खूबसूरत, पर इसमें ऐसा क्या खास है? और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, उस पिंजरे के भीतर से एक साफ, सधी हुई और इंसानों जैसी मीठी आवाज आई, महाराज, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं हूँ हीरामणि। मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं वेदों और शास्त्रों का ज्ञान भी रखता हूँ। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। एक बोलता हुआ तोता जो संस्कृत के श्लोक भी जानता हो, यह तो किसी दंतकथा के सच होने जैसा था। राजा रतन सिंह अपनी गद्दी से उठकर मंत्रमुग्ध से उस पिंजरे के पास आ गए। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसा आश्चर्य और कौतूहल था। उन्होंने उस व्यापारी को इतना सोना चांदी दिया कि उसकी 7 पुश्तें भी खत्म न कर पाएं और उस अद्भुत तोते को खरीद लिया। अब हीरामणि राजा का सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं रहा, वह उनके एकांत का साथी बन गया, उनका सबसे करीबी दोस्त, उनका राजदार। राजा जब भी दरबार की राजनीति से थक जाते तो अपने निजी कक्ष में हीरामणि के साथ वक्त गुजारते। हीरामणि उन्हें दूर दराज के देशों के किस्से सुनाता, महान राजाओं की कहानियां सुनाता और अपनी मीठी मीठी बातों से उनका अकेलापन दूर करता। इसे ही एक दिन जब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और महल में एक अजीब सी खामोशी थी, राजा अपने कक्ष में उदास बैठे थे। हीरामणि उनके कंधे पर बैठकर यह सब देख रहा था। उसने आखिरकार पूछा, अन्नदाता, आप इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली राजाओं में से एक हैं। आपके पास यश है, शक्ति है, सम्मान है और एक प्रेम करने वाली रानी नागमती भी है। फिर भी आपकी इन आंखों में मुझे एक गहरी उदासी, एक अधूरी तलाश क्यों दिखाई देती है? राजा ने एक गहरी ठंडी सांस ली और खिड़की से बाहर बरसती बूंदों को देखते हुए कहा, हीरामणि, तुम सही कहते हो, मेरे पास सब कुछ है, पर कभी कभी लगता है जैसे एक चित्रकार ने दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना दी हो पर उसमें रंग भरना भूल गया हो। रानी नागमती एक आदर्श पत्नी और रानी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर शायद प्रेम सिर्फ सम्मान और कर्तव्य का नाम नहीं। मैं एक ऐसे साथी की कल्पना करता हूँ, एक ऐसे चेहरे की जिसके सौंदर्य के आगे दुनिया की हर चीज फीकी पड़ जाए, जिसके गुणों के सामने सिर झुक जाए। यह सुनकर हीरामणि कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसकी छोटी छोटी आंखें एक अजीब रहस्यमयी चमक से भर उठी, जैसे उसे कोई पुराना राज याद आ गया हो। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, महाराज, अगर आप सौंदर्य, गुण और आत्मा के उस संगम की बात कर रहे हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आपने अभी तक असली सौंदर्य देखा ही कहाँ है। मैं तो उस बाग से होकर आया हूँ जहाँ खुद स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरती हैं। राजा की उदासी एक पल में गायब हो गई। उनकी आंखों में तीव्र उत्सुकता जाग उठी। वो सीधे होकर बैठ गए और बोले, साफ साफ कहो हीरामणि, तुम किसकी बात कर रहे हो? हीरामणि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस दिव्य छवि को, उस अलौकिक चेहरे को अपने मन की आंखों से देख रहा हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया और उसके हर शब्द में ऐसा जादू था, ऐसा नशा था कि राजा रतन सिंह किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। महाराज, यहाँ से बहुत दूर द्वीप है जिसे सिंहल द्वीप कहते हैं। वहाँ के राजा हैं प्रतापी गंधर्वसेन और उनकी एक ही पुत्री है, राजकुमारी पद्मावती। पद्मावती, यह नाम किसी मीठी मिश्री की तरह राजा के कानों में घुला और सीधे उनके दिल में उतर गया। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक मंत्र था जिसने राजा को अपने वश में कर लिया था। हीरामणि बोलता रहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। महाराज, क्या आपने कभी पूर्णिमा के चांद को बिना दाग के देखा है? क्या आपने कभी ऐसे कमल को देखा है जो कभी मुरझाता ना हो? नहीं ना? लेकिन मैंने देखा है, पद्मावती के चेहरे में विधाता ने जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती को इकट्ठा किया, उसे अपनी आत्मा की आंच में तपाया और तब जाकर उस चेहरे को गढ़ा। उनकी त्वचा ऐसी है जैसे सुबह की पहली ओस में नहाया हुआ केसर, इतनी निर्मल कि अगर वो दूध भी पिए तो उनके गले से उतरता हुआ दिखाई दे। उनकी आंखें, महाराज, उनकी आंखों की गहराई की तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। वो शांत झील की तरह है जिनमें अगर कोई एक बार झांक ले तो पूरी जिंदगी उसी में डूब कर रह जाए। जब वो अपनी घनी पलकें उठाती हैं तो लगता है जैसे सुबह हो गई और जब झुकाती हैं तो जैसे शाम ढल गई। पर रुकिए महाराज, वो सिर्फ एक खूबसूरत शरीर नहीं है, वो ज्ञान में देवी सरस्वती का प्रतिरूप है और वीर
वीरता में माँ दुर्गा का अंश। मैंने उन्हें घोड़े पर बैठकर हवा को चीरते हुए भी देखा है और एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर भी देखा है। वो जितनी कोमल हैं, उतनी ही दृढ़ हैं। वो एक पहेली है, एक कविता है, एक सपना है जो सच हो गया है। हीरामणि घंटों तक पद्मावती के नक्शे, उनके गुण, उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी हर एक अदा का ऐसा सजीव और रूहानी वर्णन करता रहा कि राजा रतन सिंह एक पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए सुनते रहे। उनके दिल में एक आग लग चुकी थी, एक ऐसी मीठी आग, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसा जुनून कि उन्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात के बाद राजा रत्न सिंह वो राजा नहीं रहे जो वो कल तक थे। दरबार उन्हें सूना लगता, महल की दीवारें उन्हें काटने को दौड़ती और रानी नागमती की मौजूदगी भी उन्हें बेचैन कर देती। वो दिन रात बस पद्मावती के ख्यालों में खोए रहते। और फिर एक सुबह उन्होंने वो फैसला किया जो इतिहास में प्रेम खून के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सामंतों को बुलाया और भरे दरबार में घोषणा की, आज से चित्तौड़ की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं एक अनिश्चितकालीन यात्रा पर जा रहा हूँ। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि राजा अचानक सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। जब उनके सबसे विश्वस्त मंत्री ने कारण पूछा तो राजा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं सिंहल द्वीप जा रहा हूँ अपनी पद्मावती को लेने। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। एक राजकुमारी के लिए जिसे सिर्फ देखा ही नहीं, जिसके बारे में सिर्फ एक तोते से सुना है। चित्तौड़ का महान राजा अपना तख्त ओ ताज, अपनी सल्तनत, अपना सब कुछ छोड़ कर जा रहा था। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत रोका, पर जिसके सिर पर इश्क का जुनून सवार हो उसे दुनिया की कोई भी दलील रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, एक आम योगी का, एक वैरागी का भगवा बाणा पहना, गले में रुद्राक्ष की माला डाली, हाथ में कमंडल लिया और अपने कुछ सबसे वफादार सैनिकों को, जो खुद भी योगी का वेश धर चुके थे, साथ लेकर रात के अंधेरे में चित्तौड़ के किले से चुपचाप निकल पड़े। यह जुनून की पराकाष्ठा थी। एक महान और शक्तिशाली राजा जिसके एक इशारे पर हजारों सिर झुक जाते थे, वो अब एक फकीर बनकर अपनी अनदेखी मोहब्बत को पाने के लिए दर दर भटकने, ठोकरें खाने निकल पड़ा था। यह सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उन्होंने मीलों तक फैले रेगिस्तान की जलती रेत को नंगे पांव पार किया, जहां दिन में आसमान से आग बरसती थी और रात में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड होती थी। उन्होंने विशाल और खतरनाक समंदरों को छोटी छोटी नावों पर पार किया, जहां ऊंची ऊंची लहरें उन्हें निगल जाने को तैयार थीं। उन्होंने ऐसे घने और अनजान जंगलों से गुजरे जहां हर कदम पर जंगली जानवरों और जहरीले सांपों का खतरा था। इस कठिन और लंबे सफर में जो कई वर्षों तक चला, उनके कई साथी या तो बीमारियों से मारे गए या भूख प्यास से, या फिर हिम्मत हार कर लौट गए। लेकिन राजा रतन सिंह का संकल्प हिमालय की तरह अटल और अडिग रहा। उनके मन में, उनकी आत्मा में, उनकी हर सांस में बस एक ही नाम बसा था, पद्मावती। और आखिरकार किस्मत उन पर मेहरबान हुई। कई वर्षों की कठोर तपस्या और भटकाव के बाद एक दिन उनकी नजर दूर समंदर में एक टापू पर पद्म जो किसी हरे पन्ने की तरह चमक रहा था। हीरामणि ने उसे पहचान लिया। वो सिंहल द्वीप था। अपनी मंजिल को देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वहां पहुंचकर हीरामणि के बताए अनुसार उन्होंने द्वीप के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर के पास अपना डेरा जमाया। वो जानते थे कि राजकुमारी पद्मावती हर सोमवार को अपनी सहेलियों के साथ उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आती हैं। राजा और उनके बचे हुए साथी योगी के वेश में दिन रात भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या करने लगे कि उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे द्वीप में फैलने लगी। राजा रत्न सिंह अपनी वीणा पर एक ऐसी दर्द भरी रूहानी धुन बजाते जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए हैं। यह खबर राजा गंधर्व सेन तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। उन्हें शक हुआ कि यह जरूर उनके किसी दुश्मन की चाल है जो योगी के वेश में उनकी बेटी को बदनाम करने आया है। उन्होंने फौरन अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ और उन ढोंगी योगियों को पकड़कर जंजीरों में जकड़ कर मेरे सामने पेश करो। सैनिकों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। जब रतन सिंह और उनके साथियों को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया तो राजा गंधर्व सेन अपनी तलवार निकालकर गरजते हुए बोले, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लाओ? सच सच बताओ, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारा मकसद, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन धड्डे से अलग कर दूंगा। तब राजा रत्न सिंह ने शांत भाव से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में डर का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और तेज था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं कोई ढोंगी नहीं, चित्तौड़ का राजा रावल रतन सिंह हूँ और मैं यहाँ भिक्षा मांगने या कोई छल करने नहीं, बल्कि आपकी सबसे कीमती धरोहर, आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगने आया हूँ, जिनसे मैं अपना सर्वस्व हार चुका हूँ। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। चित्तौड़ का महान राजा इस फकीर के हाल में, यह तो अविश्वसनीय था। गंधर्व सेन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में एक राजा हो और मेरी बेटी से विवाह करने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसके काबिल हो। तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये ऐसी परीक्षाएं हैं जिन्हें आज तक कोई पार नहीं कर पाया। अगर तुम उत्तीर्ण हुए तो पद्मावती तुम्हारी, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा सिर यहीं इसी दरबार में अलग कर दिया जाएगा। फिर
फिर शुरू हुआ परीक्षाओं का वो अद्भुत और रोमांचक दौर जिसने राजा रतन सिंह के प्रेम और पराक्रम की गाथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पहली परीक्षा थी ज्ञान और बुद्धि की पराकाष्ठा। रतन सिंह को एक विशाल 7 मंजिला चक्रव्यूह के सामने कर दिया गया जिसके हर दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। गंधर्वसेन ने बताया, इन तालों को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं बनी है। हर दरवाजे पर एक गूढ़ पहेली अंकित है। वो पहेलियां इतनी जटिल और दार्शनिक थीं कि वे बड़े बड़े ज्ञानियों और पंडितों के भी सिर चकरा दें। जैसे वो क्या है जो हमेशा आता है पर कभी पहुंचता नहीं, आने वाला कल। वो क्या है जिसे तुम जितना ज्यादा लेते हो उतना ही ज्यादा पीछे छोड़ते जाते हो, कदम। रतन सिंह ने अपनी असाधारण बुद्धि, तर्क क्षमता और वेदों के ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक एक करके 7 पहेलियों को सुलझाया और शांत भाव से चक्रव्यूह के केंद्र में जा खड़े हुए। उनकी इस सफलता से गंधर्वसेन प्रभावित तो हुए पर उनका मन अभी भी शंका में था। उन्होंने कहा, बुद्धि तो एक चतुर मंत्री में भी हो सकती है, लेकिन एक राजा की भुजाओं में अपनी रानी की रक्षा करने का बल होना चाहिए। दूसरी परीक्षा थी असीम शारीरिक बल और वीरता की। इस बार उन्हें द्वीप के सबसे खूंखार, आदमखोर और विशालकाय सिंह से निहत्थे लड़ने के लिए खाद्य में उतार दिया गया। वो सिंह इतना भयानक था कि उसने पहले भी कई योद्धाओं को पलक झपकते ही चीर डाला था। जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारकर रतन सिंह पर हमला किया, वो डरे नहीं। उन्होंने अपनी राजपूत युद्ध कला, अविश्वसनीय फुर्ती और दिमाग का इस्तेमाल किया। वो सिंह के हर वार से बचते रहे, उसे भरमाते रहे और उसे थकाते रहे। और फिर जब सिंह थक कर एक पल के लिए रुका तो उन्होंने सही मौका देखकर एक चीते की तरह उछलकर उसकी पीठ पर छलांग लगाई और अपनी मजबूत भुजाओं के पाश में उसकी गर्दन को ऐसे जगधा कि शेर की सांसें वहीं थम गईं। पूरा सिंहल द्वीप जो अपनी सांसें रोके यह दृश्य देख रहा था। राजा रतन सिंह की जय के नारों से गूंज उठा। गंधर्वसेन की आंखों में अब प्रशंसा का भाव साफ झलक रहा था, पर उन्होंने कहा, वीरता तो एक महान सैनिक का भी गुण है, लेकिन एक राजा और खासकर मेरी बेटी का पति चरित्र में सोने की तरह पवित्र और अडिग होना चाहिए, जिसे दुनिया का कोई भी प्रलोभन डिगा न सके। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी चरित्र, संयम और निष्ठा की। रतन सिंह को एक रात के लिए एक ऐसे शीश महल में रुकने को कहा गया जो स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत था। उनके लिए दुनिया की सबसे उम्दा और नशीली शराब के झरने बहा दिए गए और 56 भोग परोसे गए। और फिर उस महल में प्रवेश हुआ द्वीप की 100 सबसे खूबसूरत स्वर्ग की अप्सराओं जैसी नृत्यांगनाओं का, जिन्हें सख्त आदेश था कि वो किसी भी तरह अपनी हर अदा, हर मोहक नृत्य और हर कातिल मुस्कान से योगी बने रत्न सिंह का ध्यान भंग करें और उनके संयम की परीक्षा लें। वो रात रतन सिंह के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। उनके चारों ओर सौंदर्य और प्रलोभन का एक ऐसा मायाजाल बुना गया था जिससे बच पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। लेकिन रतन सिंह एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वो एक सच्चे प्रेमी थे। वो उस पूरी रात एक चट्टान की तरह पद्मासन में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी पद्मावती का पवित्र चेहरा था। उन्होंने न तो शराब को हाथ लगाया, न किसी व्यंजन को छका और न ही किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखा। उनकी निष्ठा और संयम हिमालय से भी ऊंचा और अडिग था। सुबह जब गंधर्वसेन उस महल में आए और उन्होंने रत्न सिंह को उसी तरह तपस्या में लीन पाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो समझ गए कि उनकी बेटी के लिए इस पूरी दुनिया में इस व्यक्ति से ज्यादा योग्य और सच्चा पति कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने रतन सिंह को गले से लगा लिया और भरे दरबार में घोषणा की, आज मैं सिंहल द्वीप का राजा गंधर्वसेन अपनी पुत्री और अपने राज्य की सबसे बड़ी धरोहर पद्मावती का हाथ चित्तौड़ के महान राजा रावल रत्न सिंह के हाथ में सौंपता हूँ। पूरे सिंहल द्वीप में महीनों तक जश्न मनाया गया। रतन सिंह और पद्मावती का विवाह इतनी भव्यता और धूमधाम से हुआ कि उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। जब विदाई का समय आया तो राजा गंधर्वसेन ने अपनी बेटी को दहेज में इतना सोना, चांदी, मोती, जवाहरात और दास दासियां दिए कि चित्तौड़ की दौलत दोगुनी हो गई और अपनी सबसे कीमती धरोहर हीरामणि तोते को भी उन्होंने पद्मावती के साथ विदा किया। जब राजा रत्न सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन अद्वितीय सुंदरी रानी पद्मावती के साथ वापस चित्तौड़ पहुंचे तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर दिवाली मना रहा हो। हर घर में दिए जलाए गए, किले को दुल्हन की तरह सजाया गया। चित्तौड़ को अपनी रानी मिल गई थी और राजा को उनका प्रेम, उनकी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिल गया था। महल में खुशियां और प्रेम की बहार आ गई थी। उनका जीवन किसी खूबसूरत अंतहीन सपने की तरह बीत रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत जब कोई बहुत खूबसूरत कहानी लिखती है तो अक्सर उसके पन्ने पर एक काली स्याही का धब्बा भी लगा देती है ताकि उस कहानी की खूबसूरती को किसी की नजर न लगे। चित्तौड़ की इस खुशनुमा और मुकम्मल प्रेम कहानी पर यह धब्बा बनकर आया उन्हीं का अपना राजगुरु। वह राजगुरु जो ज्ञान और तंत्र मंत्र का प्रकांड पंडित था, लेकिन जिसका मन उतना ही काला और वासना से भरा हुआ था। रानी पद्मावती की अलौकिक स्वर्गीय सुंदरता को देखकर उसका विवेक नष्ट हो गया। वह दिन रात बस रानी को पाने के ख्वाब देखने लगा। उसका मन ईर्ष्या और हवस की आग में जलने लगा। और फिर एक अंधेरी कयामत की रात जब पूरा किला गहरी नींद में सो रहा था, उस दुष्ट राजगुरु ने अपनी
मर्यादा और अपने पद की सारी सीमाएं लांघ दी। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके किसी साए की तरह महल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां राजा और रानी का शयन कक्ष था। उसने छिपकर एक छोटी सी दरार से उनके निजी कक्ष में झांकने का घोर पाप किया, एक ऐसा अपराध जिसकी राजपूत परंपरा में सिर्फ एक ही सजा थी, मृत्यु। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। राजा रत्न सिंह, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ बहुत सजग भी थे, उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उन्हें शक हुआ। वह अपनी तलवार लेकर चुपके से बाहर निकले और उस दुष्ट राजगुरु को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा का खून खौल उठा। उनकी आंखों में ऐसी ज्वाला भड़की कि अगर वो चाहते तो उसी वक्त उस पापी का सिर धड़ से अलग कर देते। लेकिन राजपूत धर्म ब्राह्मण हत्या की इजाजत नहीं देता था, इसलिए उन्होंने उसे जीवन दान तो दिया, पर एक ऐसी सजा दी जो शायद मृत्यु से भी 1000 गुना बदतर थी। अगली सुबह उस राजगुरु का सिर मुंडवाया गया। उसके चेहरे पर कालिख पोती गई। उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक गद्दे पर उलटा बिठाया गया और गले में जूतों की माला पहनाकर ढोल नगारों के साथ पूरे शहर में घुमाया गया। हर गली, हर चौराहे पर लोग उस पर थूक रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। आखिरकार उसे जलील करके हमेशा के लिए राज्य की सीमाओं से बाहर धकेल दिया गया। अपमान की यह आग, तिरस्कार का यह जहर उस राजगुरु के सीने में एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा जो बस फटने को तैयार था। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला लेगा। वह सिर्फ राजा रत्न सिंह से नहीं बल्कि पूरे चित्तौड़ से बदला लेगा। वह उनकी इस खुशहाल स्वाभिमानी दुनिया को अपनी आंखों के सामने झलकर राख होते देखेगा। वह एक पागल कुत्ते की तरह भटकता रहा, एक ऐसे सहारे की तलाश में, एक ऐसी ताकत की तलाश में जो उसकी नफरत और बदले की आग को एक हथियार दे सके। और आखिरकार महीनों तक भटकने के बाद उसकी यह तलाश खत्म हुई हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर दिल्ली में, और दिल्ली के सबसे ताकतवर और खूंखार शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की चौखट पर। खिलजी, जो अपने खुद के सगे चाचा जलालुद्दीन का खून बहाकर दिल्ली के तख्त पर बैठा था, एक ऐसा वहशी और महत्वाकांक्षी दरिंदा था जिसकी भूख सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि दुनिया की हर दौलत, हर ताकत और हर खूबसूरत चीज की थी। राजगुरु एक शातिर मनोवैज्ञानिक था। वह जानता था कि खिलजी के अहंकार और उसकी हवस की दुखती रग पर कैसे हाथ रखना है। वह खिलजी के भरे दरबार में पहुंचा और उसने रानी पद्मावती के सौंदर्य की ऐसी आग लगाने वाली, ऐसी तिलिस्मी और ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी सुनाई कि खिलजी, जो खुद को कायनात का मालिक समझता था, बेचैन हो उठा। उसने कहा, सुल्तान, आप खुद को सिकंदर सानी कहते हैं, पर दुनिया का सबसे अनमोल कोहिनूर, सबसे नायाब मोती तो चित्तौड़ के एक छोटे से राजपूत राजा के पास है। पद्मावती कोई स्त्री नहीं सुल्तान, वो तो स्वर्ग की अप्सरा है जो गलती से धरती पर उतर आई है। उसे तो आपके हरम की शान होना चाहिए, चित्तौड़ के उस छोटे से किले में नहीं। यह सुनकर खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की हवस एक पागलपन भरे जुनून में बदल गई। लेकिन उसने अपनी विशाल सेना भेजने से पहले अपनी मक्कारी का पासा फेंका। उसने एक शाही फरमान, एक पत्र चित्तौड़ भेजा जिसमें बड़ी मीठी और सम्मानजनक भाषा में लिखा था, मेवाड़ के महान राजा रावल रतन सिंह को सुल्तान ए हिंद अलाउद्दीन खिलजी का सलाम। हमने आपके और आपकी नई रानी के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम राजपूताना की महान परंपराओं का सम्मान करते हुए आपके और आपके पूरे परिवार के साथ मित्रता का एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। अतः हम आपको सपरिवार दिल्ली में एक भव्य शाही भोज पर आमंत्रित करते हैं। लेकिन राजा रत्न सिंह एक स्वाभिमानी और दूरदर्शी राजपूत थे। उन्होंने उस पत्र में शहद में लिपटी हुई तलवार की धार को पहचान लिया। उन्होंने उस विनम्रता के नकाब के पीछे छिपे हुए सुल्तानी अहंकार और एक अजीब से अधिकार की गंध को भांप लिया। उन्हें यह एक राजा का दूसरे राजा को दिया गया निमंत्रण नहीं बल्कि एक शहंशाह का अपने अधीन किसी जागीरदार को दिया गया हुक्म जैसा लगा। उन्होंने अपने दरबार से सलाह मशवरा करने के बाद बड़ी ही विनम्रता लेकिन चट्टान जैसी दृढ़ता के साथ उस निमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि सुल्तान के स्नेह का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजपूत स्त्रियां महलों की इज्जत और मर्यादा होती हैं। वे यूं सार्वजनिक भोज और महफिलों में शामिल नहीं होती। आपकी मित्रता का हम सम्मान करते हैं, पर इस आमंत्रण के लिए हमें क्षमा करें। दिल्ली में जब यह जवाब पहुंचा तो खिलजी का अहंकार किसी ज़खामी सांप की तरह फुंकार उठा। एक छोटे से राजपूत राजा की यह मजाल कि वो सुल्तान हिंद खुद को दूसरा सिकंदर समझने वाले अलाउद्दीन खिलजी के निमंत्रण को ठुकरा दे। उसने इसे अपनी सल्तनत और अपना व्यक्तिगत अपमान समझा और अपनी विशाल अजेय सेना को फौरन चित्तौड़ को नेस्तनाबूद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन चित्तौड़ का किला कोई रेत का महल नहीं था। वह राजपूतों के शौर्य, दृढ़ता और बलिदान की भावना से बना एक अभेद्य दुर्ग था। महीनों बीत गए। खिलजी की लाखों की सेना उस किले की विशाल दीवारों से सिर पटक पटक कर थक गई। उसके हजारों सैनिक मारे गए, पर वे उस किले की एक ईंट तक नहीं हिला पाए। जब ताकत पूरी तरह से नाकाम हो गई तो थके और हताश खिलजी ने फिर से अपनी ताकत यानी छल और कपट का नकाब ओढ़ लिया। उसने राजा रतन सिंह को एक और संदेश भेजा, हम अपनी गलती मानते हैं। हम समझ गए हैं कि आपसे और आपके
बहादुर राजपूतों से जीतना नामुमकिन है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं और वापस दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम एक मित्र की हैसियत से आपके महान किले को देखना और आपके मेहमान बनना चाहते हैं। हम आपके साथ एक शाम का भोजन करना चाहते हैं ताकि हम दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का एक नया रिश्ता कायम कर सकें। राजा रतन सिंह एक सच्चे राजपूत थे जो दुश्मन के साथ भी अपनी परंपरा नहीं भूलते थे। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है और शरणागत की रक्षा उनके धर्म का मूल मंत्र था। उन्होंने अपने सरदारों के मना करने के बावजूद खिलजी को किले में आने की इजाजत दे दी। खिलजी अपनी चुनिंदा सेना और सलाहकारों के साथ किले में आया। उसके सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया और उसी भोज के दौरान अपनी चिकनी चुपधी बातों के बीच खिलजी ने अपनी असली और घिनौनी मंशा जाहिर कर ही दी। उसने कहा, राजा साहब, आपकी मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं, अब बस एक अंतिम इच्छा और है। हमने आपकी रानी देवी पद्मावती के सौंदर्य के इतने चर्चे सुने हैं कि अब रहा नहीं जाता। हम बस एक बार उस देवी के दर्शन करना चाहते हैं जिन्हें हम अपनी बहन समान मानते हैं। ये सुनते ही राजा रतन सिंह की आंखों में खून उतर आया। उनका हाथ अपनी तलवार की मुंह पर चला गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, सुल्तान, अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी हदों में रहो। राजपूत अपनी रानियों की परछाई भी गैरों पर नहीं पड़ने देते और तुम उन्हें देखने की बात कर रहे हो। दरबार में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तलवारें खींचने ही वाली थीं कि खिलजी के सलाहकार और चित्तौड़ के कुछ शांति प्रिय मंत्रियों ने बीच बचाव किया। उन्होंने युद्ध टालने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए राजा को समझाया। बहुत लंबी बहस, मान मनोवल और विचार विमर्श के बाद एक बीच का लेकिन बहुत ही खतरनाक रास्ता निकाला गया। ये तय हुआ कि खिलजी रानी को सीधे तौर पर नहीं देखेगा, बल्कि कुछ पलों के लिए महल के सामने बने पानी के एक कुंड में या एक विशाल आईने में रानी पद्मावती का सिर्फ एक प्रतिबिंब, एक अक्स देखेगा। और वो पल आया जब खिलजी को महल के एक विशेष कक्ष में ले जाया गया। उसने अपनी नजरें सामने लगे विशाल आईने पर टिका दी और फिर आईने में उसे जो दिखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। उसने आईने में रानी पद्मावती की वह अलौकिक, वह स्वर्गीय छवि देखी और वह अपना होश खो बैठा। उसने जो कुछ सुना था, रानी उससे लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी दिव्यता के आगे दुनिया की हर चीज तुच्छ थी। उसी पल उसकी हवस, उसका लालच एक पागलपन भरे एक वहशी जुनून में तब्दील हो चुका था। उसने उसी पल मन ही मन कसम खा ली कि वह किसी भी कीमत पर, चाहे उसे पूरी कायनात को ही क्यों न जलाना पड़े, अब पद्मावती को हासिल करके रहेगा। उसने अपनी इस हैवानियत को अपनी झूठी मक्कार मुस्कान के पीछे भरी सफाई से छिपा लिया और राजा का धन्यवाद करते हुए विदा ली। कुछ दिनों बाद उसने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने राजा रतन सिंह को एक बहुत ही भावुक पत्र भेजा। आपकी मेहमान नवाजी और आपके महान चरित्र ने मेरा दिल जीत लिया है। अब आप मेरे मेहमान बनिए और मुझे दिल्ली में आपकी सेवा का एक मौका दीजिए। हम मिलकर अपनी इस नई और मजबूत दोस्ती का जश्न मनाएंगे। राजा रत्न सिंह, जो अब तक खिलजी के बदले हुए व्यवहार और उसकी मित्रता पर कुछ हद तक विश्वास करने लगे थे, इस स्नेह भरे निमंत्रण को ठुकरा न सके। वह एक सच्चे दोस्त की तरह अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों और सामंतों के साथ दिल्ली पहुंचे। वहां उनका ऐसा शाही स्वागत किया गया जैसे वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अजीज दोस्त हों। एक भव्य दावत का आयोजन किया गया और उसी दावत के बीच जब राजा रत्न सिंह और उनके साथी पूरी तरह से असावधान थे, खिलजी ने अपनी आंखों से अपने सैनिकों को एक खूनी इशारा किया। पलक झपकते ही खिलजी के हजारों सैनिकों ने, जो पहले से ही छुपे हुए थे, निहत्थे राजा रत्न सिंह और उनके मुट्ठी भर सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। यह एक धोखा था, दोस्ती की पीठ में घोंपा गया एक जहरीला खंजर था, विश्वास का सबसे क्रूर और कायराना कत्ल था। चित्तौड़ का स्वाभिमानी राजा, मेवाड़ का सिंह, अब दिल्ली के उस दरिंदे सुल्तान की कैद में था। उसकी मजबूत जंजीरों में जकद्दा हुआ। चित्तौड़ के आसमान पर कयामत का सबसे काला बादल छा चुका था और दिल्ली से चित्तौड़ एक संदेश भेजा गया, जो सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम था। एक ऐसी शर्त थी जो किसी भी स्वाभिमानी राजपूत के लिए मृत्यु से भी बदतर थी। खिलजी ने कहलवाया था, अगर कल सुबह तक रानी पद्मावती की डोली खुद चलकर सुल्तान के हरम में नहीं आई तो राजा रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर भाले की नोक पर रखकर चित्तौड़ की दीवारों पर लटका दिया जाएगा।